मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने हरियाणा के पंचकुला में खिताब किया। उन्होंने दफा 370 के खात्मे के हवाले से कहा कि 370 जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए खत्म किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा पड़ोसी आलमी बरादरी के दरवाजों पर दस्तक दे रहा है और कह रहा है कि हिंदुस्तान ने गलती की है। राजनाथ सिंह ने मजीद कहा कि पाकिस्तान से बातचीत के लिए दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। बहनों भाइयों, उस समय मैं भारत का गृह मंत्री था, आज मैं भारत का रक्षा मंत्री हूं। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, बहनों भाइयों, सरकार रहे अथवा न रहे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हम लोग केवल सरकार चलाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। यकीन रखना, भारत माता का मस्तक हम लोग किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे। बहनों भाई, झुकने नहीं देंगे। कहते हैं पाकिस्तान के लोग, भारत और पाकिस्तान के बीच बात होनी चाहिए। किस बात पर बात होनी चाहिए? कौन सा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए? क्यों बात होनी चाहिए? बात यदि पाकिस्तान के साथ होगी तभी होगी, जबकि जो आतंकवाद को संरक्षण देने का काम, पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी धरती पर कर रहा है, जब तक उस आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है तो पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई कारण नहीं है। मेरे बहनों, और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बंदिशें जारी हैं। श्रीनगर के कई इलाकों में भी बंदिशें आयद हैं। इस बीच वादी कश्मीर में मजमूई तौर पर हालात काबू में हैं। वादी के कई इलाकों में पाबंदियों में नरमी भी बरती गई है। गुज़श्ता रात श्रीनगर के चंद एक मकामात पर एहतजाज और पथराव के चंद हल्के वाक़यात की इतलात मिली। आज भी श्रीनगर समेत अक्सर इलाकों में दुकानें और तिजारती मराकज़ बंद रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब रहा। सिविल लाइन्स इलाके में भी बाज़ निजी गाड़ियों की आमदरफ्त देखी गई। श्रीनगर के शहर खास में बदस्तूर बंदिशें नाफिज हैं। श्रीनगर के कई इलाकों में आज भी बंदिशें नाफिज है और अभी हम हैं श्रीनगर के राजबाग इलाके में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हिफाजत अमले की तैनाती है वो कर दी गई है और जगह जगह पे जो इस तरह के मंजर देखने को मिल रहे हैं और जो बंदिशें है वो खड़ी कर दी गई। अगर हम श्रीनगर के पुराने शहर की बात करें तो वहाँ पे खारदार तार लगातार बिछाई गई है और वहाँ लोगों के नकल हमल पे पाबंदियाँ आयद है। और श्रीनगर के सिविल लाइन एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पे भी जो बैरिकेडिंग की गई है, ताहम लोगों की जो आवाजाही है उस पर कोई रोक नहीं है। और श्रीनगर के कई इलाकों में इस तरह का मंजर फिर से दिखने को मिल रहा है। वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की नकल हमल यहाँ लाल चौक के आसपास और बाकी इलाकों में देखने को मिली। अगर हम बात करें श्रीनगर के संडे मार्केट की, जो इस संडे भी नहीं लग पाया और ना ही पिछले हफ्ते यहाँ पे, हालांकि अरफा का दिन था और यहाँ पे हमने पास्ट में ये देखा है कि ये संडे मार्केट हर हफ्ते यहाँ पे लगता है और काफ़ी न सिर्फ श्रीनगर के बल्कि बाकी ज़िलों से भी यहाँ पे लोग आते थे ख़रीदारी करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ है। और वहीं सरकार कल से यहाँ पे प्राइमरी लेवल के स्कूल्स खोलने का भी इरादा रख रही है, लेकिन वो कैसे वो अमलाएंगे ये देखने वाली बात होगी। फैरोज़वानी के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। 370 हटाने के बाद पटन, टंगमर्ग और गुलमर्ग हल्के इंतखाब में भी बंदिशें जारी हैं। तहम टंगमर्ग, मागाम, कुंजुर, पटन, नाराबल, बीरवा और चंडीगढ़ इलाकों में बंदिशों में नरमी दी गई है। कई मकामात पर बंदिशें हटा ली गई हैं। सड़कों पर जगह जगह फौज, पुलिस और नीम फौजी अमला तैनात है। सड़कों पर निजी गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिल रही है। मवासलाती निज़ाम के बंद होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। लोगों ने मागाम, टंगमर्ग और पटन में भी लैंडलाइन फ़ोन खोलने का मुतालबा किया है। पुलिस स्टेशन कुंजुर, टंगमर्ग और मागाम में हर रोज़ लंबी लंबी कतारों में लोग बाहर की रियासतों में अपने बच्चों और अहल खाना से फ़ोन के ज़रिए रब्ता करने के लिए पहुँच रहे हैं। लोगों ने पुलिस की जानिब से फ़ोन मुहैया रखने पर उनकी सताइश की। हालात का जायज़ा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने।
दफ़ा 370 के ख़त्म करने के बाद आज बदस्तूर जो बंदिशें हैं वो जारी है, ताहम मुख्तलिफ़ जगहों पर जो बंदिशें हैं उनमें नरमी की गई है और कई मकामात पर बंदिशों को हटा दिया गया है। अगर हम टंगमरग, मागाम और कुंजर और पटन एरिया की बात करें कि मुख्तलिफ़ मकामात पर जो बंदिशें हैं वो हटा दी गई है, ताहम सड़कों पर जगह जगह जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो तैनात है। यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं, ये श्रीनगर बारामूला हाईवे है और यहाँ पर भी CRPF के जवान जो है वो यहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार जो तैनात है। सड़कों पर जो है सिर्फ निजी गाड़ियाँ जो है वो देखने को मिल रही है, निजी गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिल रही है और कारोबारी इदारे जो हैं वो सारा कुछ बंद पड़ा है। लोगों की यही डिमांड है कि इन एरियाज़ में भी लैंडलाइन सर्विस है उसको बहाल किया जाए। मजमूई तौर पर जो हालात है वो पुरअमन रहे हैं और कहीं से भी किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, नारवल। हज के मुक़द्दस फरीज़े की अदायगी के बाद जम्मू कश्मीर के हाजियों की वापसी का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। हुज्जाज किराम की पहली परवाज़ आज सुबह श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंची। गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने एयरपोर्ट पर हाजियों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, IGP कश्मीर, DC श्रीनगर, रियासती हज कमेटी के CEO समेत दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। रवा साल जम्मू कश्मीर से तकरीबन 11,000 आज़मीन ने हज का फरीज़ा अंजाम दिया। रियासत के मौजूदा हालात को देखते हुए इंतज़ामिया की जानिब से हाजियों के लिए मुनासिब इंतज़ामात किए गए हैं। इस बीच कई हाजियों ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए अपने तासुरात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मवासलाती निज़ाम बंद रहने से उन्हें दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने ताहम इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना था कि उन्होंने वादी में क़याम अमन के लिए ख़ास दुआएं की। और अल्लाह का फजल करम है, सब ठीक है। कैसे इंतजाम किए गए थे? निज़ाम ठीक किया। तो आप मुझे बताइए किस किस्म की दुआएं आपने वहाँ पे की, खास तौर पर कश्मीर के लिए? खास तौर के कश्मीर की भी दुआ किया, ये हालात ठीक हो जाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक ठाक रहा। और लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी हो गई कि घर वालों के साथ टोटली बात नहीं कर पाए। बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई उससे कि ना कोई समझ आ रहा था हमें क्या करे और क्या नहीं करे, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनसे बात करने को जी चाहता था बहुत। वहाँ पे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इंतजाम अच्छे रहे हमारे, हर एक काम बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन दिल हमेशा फिर एक तरीके से यहाँ पे ही रहा, क्योंकि हमारे घर वालों के साथ हर एक के साथ अफेक्शन तो रहती है। 99% लोगों ने हमेशा कश्मीर के लिए ही दुआ की और हाथ उठा के मुख्तलिफ में हर एक जगह पे एक घंटे, ये नहीं कि 2 मिनट 3 मिनट के लिए, एक घंटे के लिए तकरीबन वहाँ पे दुआएं की गई। अच्छा, अल्लाह का बहुत ही करम होगा। तो कैसे इंतजाम किए गए थे? बहुत ही अच्छे इंतजाम थे, सब अच्छी तरह से था। अल्लाह ने करम किया, सब जगह हमारा सभी स्टे भी ठीक रहा, आना जाना भी, ट्रांसपोर्ट भी सब ठीक रहा हमारा। तो किस किस्म की दुआएं की गई? सब उम्मत के लिए दुआएं की गई। बेशक जो मुसीबतें मुश्किलें आती हैं हमारी सिर्फ नाफरमानियों की वजह से आती हैं, तो अल्लाह ताला हमको तौफीक दे फरमाबरदारी की, अतीउल्लाह अती और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हर मुश्किल हर आसानी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अता करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीन इस्तफ़ा। सठा असल रूद, फर्स्ट क्लास रूद, तो अरफातस मज रूद असल, मिनहस मज रूद असल, मुज़दलिफ़ास मज रूद असल, तो तवाफ़ ज़ियारत आव करना असल पॉइंट सठा शुक्र खुदायस कुन अल्हम्दुलिल्लाह। कश्मीर खतर क्या क्या दुआ आव करना? सा कश्मीर खतर आव करना कि ये गोस अमन अमान गसुन, ये गई सारी पन्निस ट्रैकस पे यान सारी, तो इंशाअल्लाह रहमान मुमकिन छु अल्लाह ताला बोझ, तो दुआ सारी करना कश्मीर खतर, तिकाज ये सारी परेशान हाल अमि परेशानी मज कड़न खुदा ताला अस जल्दी तो जल्दी। इंतजाम सठा हाई क्लास इंतजाम, बड़ फर्स्ट क्लास इंतजाम, तो इंशाअल्लाह रहमान सोरे गो ठीक। दफ़ा 370 हटाए जाने पर मकामी लोगों का कहना है कि इससे आने वाले दिनों में उनको फ़ायदा हासिल होगा, रोज़गार के मौके भी बढ़ेंगे। लोगों का अगर आक्रोश है तो इसी चीज़ को लेके है कि हमें जॉब नहीं मिलेंगे, हमारी यहाँ पर ज़मीन है, इसमें क्या कहते हैं हम खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन उनका मेरे ख्याल से तो उनका कंसेप्ट वो लिमिटेड हो रहा है, उनका ख्याल जो है वो सही नहीं है। अगर जॉब की बात करें तो यहाँ पे हमारे नई इंडस्ट्री खुलेंगी, प्राइवेट सेक्टर तो है ही नहीं यहाँ पे, तो प्राइवेट सेक्टर इंक्रीमेंट होगा। जो हटा है दफ़ा 370 जो है ये है क्या चीज़ है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए मतलब 370 जो है ये हटने से नुकसान नहीं है, फ़ायदा है इसमें, क्योंकि जो अभी यंग जनरेशन है हमारी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है कश्मीर में, तो जॉब वगैरह नहीं है,
تو ابھی مطلب یہاں پہ انڈسٹری بنے گی بہت, مطلب باہر سے بہت بڑی بڑی کمپنیاں آئیں گی, تو اس سے جو ہے یہاں پہ جاب بہت لڑکوں کو مل سکتی ہے, ینگ جنریشن کو بہت جاب مل سکتی ہے. یا ہماری یہاں پہ جو گورنمنٹ تھی یہاں کی اسٹیٹ لیول کی, تو وہ کیا کرتے تھے, جو اپنا ایم ایل اے ایم ایل سی ہوتے تھے وہ اپنے ریلیٹیو یا جان پہچان کی ان کو ہی لگاتے تھے. جو یہاں پہ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ یوتھ تھے, چاہے وہ فیمیل سائڈ سے ہوں میل ہوں جو بھی ہوں, تو ان کو جو پڑھے لکھے تھے وہ نہیں پہنچ پاتے تھے, ان کو جاب بھی نہیں مل پاتی تھی. تو ان امپلائمنٹ اس کی وجہ سے زیادہ بھی بڑھ گئی یہاں پہ. تو ان امپلائمنٹ کی وجہ سے یہاں پہ کیا ہوا, یوتھ جیسے پتھر وغیرہ مارنے پڑ گئے, تو بیکاری آ گئی ان کے پاس. میرے خیال میں ہم آج تک, ہم نے 5 تاریخ سے آج تک تو ہمارے پاس کچھ ظلم نہیں ہوا سر. یہاں نہیں آپ کے پریوار کا, نہیں کسی کے ساتھ نہیں ہے. اگر کوئی میرے سامنے یہ بولیں گے کہ آپ کے گھروں کے سامنے یا آپ کے گاؤں میں کسی کا پٹائی فوج نے کیا, یا پولیس نے پکڑ لیا گھروں میں بند کیا سر, تو اس کا جواب میں دے دوں گا یہ بالکل جھوٹ ہے سر. باقی سر دفعہ 370 کے بارے میں آپ مجھے پوچھ رہے ہیں, تو میں بھی قریباً 40 سال کا ہوں سر. میں 40 سال تک دفعہ 370 میں موجود تھا, مگر لیکن میں اسی حالات میں آج بھی ہوں, اس وقت بھی ہوں. سب سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں ہے دفعہ 370 ہے کیا. اپنی سرزمین سے بچھڑنے کا درد کیا ہوتا ہے یہ کشمیری پنڈت سے بہتر کوئی نہیں جانتا, لیکن اپنے گھر سے دور کئی شہروں میں بسے یہ لوگ زندگی کھل کر جی رہے ہیں. حیدرآباد میں بھی کچھ ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملے جب معروف کشمیری گلوکارہ کیلاش مہرا نے اپنے سر کا جادو بکھیرا. چنار کے پتوں سے چھن کر آتی ہوا اس بار بدلی بدلی سی ہے. جب سے دفعہ 370 ہٹی ہے تب سے وادی کشمیر میں چلتی بیار نے جیسے جہلم اور چناب کی بندشوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے, اور اس ہوا سے پوری دنیا میں بسے کشمیری پنڈتوں کی طرح حیدرآباد میں رہ رہے کشمیری پنڈت بھی جھوم رہے ہیں. جو ہم اتنے صدیوں سے چاہ رہے تھے, جو ہمارے کو لگتا تھا کہ ہم کبھی واپس نہیں جا پائیں گے, یہ دارا ہٹتے ہی یونین ٹیریٹری بنتے ہی ہمارے کو وہ لگنے لگ گیا کہ وہ سچ اب سچ ہوگا. تو اس کی جو مٹی کی خوشبو ایک ہے وہ خوشبو آنی شروع ہو گئی ہے. ایک جو چاہ تھی واپس جانے کی, وہ چاہ بہت زیادہ خطرناک طریقے سے جاگرت ہوئی ہے. تو آج ہم نے یہاں پہ ایک ایسا سما بھی باندھنے کی کوشش کی کہ ہم اپنے وہ جو کشمیری جو میموریز تھے اس کو ہم ریوائیو کریں. ہم آلموسٹ ٹرانس میں چلے گئے ہیں, اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم کشمیر میں ہی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ اب یہ سب کچھ ایسا لگنے لگ گیا ہے کہ یہاں ہمارے ود ان آور ریچ. اپنی مٹی کی سوندھی خوشبو سے 30 سال تک دور رہنے کے درد کو سمجھا جا سکتا ہے. کہتے ہیں جدائی جتنی لمبی ہوتی ہے ملن کی تڑپ بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے, اور اب تو ملن کا وقت آ گیا ہے. کلچرل ایوننگ بنائی ہے. اگر آپ دیکھیں گے اسی پروگرام کا لکھا ہے زو چھم برما گرگس, اس کا مطلب ہے کہ مائی سول ارنس ٹو ریٹرن مائی ہوم لینڈ, جو کہ مجھے پچھلے 30 سال سے اس سے میں ونچت ہوں. آج میں یہ جو ریسنٹلی گورنمنٹ آف انڈیا نے جو آرٹیکل ہٹا دیا ہے, اس کو ایبالش کیا ہے, اس کا ویلکم کرنے کے لیے بھی یہ ہمارے کو ایک آنندت اتسو ہے آج کہ یہ میرے اس مائی سول ارننگ فار ریٹرن ٹو مائی ہوم لینڈ, اس کے لیے ایک پہلا سٹیپ ہے. اس کے بعد مجھے سپنا دیکھنے کا ابھی ایسا نو بڈی واز آؤٹ آف اس تھنکنگ دیٹ اٹ ول ہیپن, بٹ by this decision by the government of India we welcome that. There is a hope generated in all Kashmiri people all over the world. حیدرآباد میں کشمیری پنڈتوں نے کیلاش مہرا سادھو کو بلایا تھا. انہوں نے ایسا سما باندھا کہ سب جھومتے رہ گئے. یہ شام انوٹھی تھی
या यूं कहें कि कश्मीरी पंडितों के लिए अब हर शाम अनूठी है। एक लंबे अरसे बाद इन्हें उम्मीद की किरण नजर आई है, अपने घर वापसी की उम्मीद, अपनी सरजमी पर पहुंचने की उम्मीद। न्यूज़ 18 के लिए हैदराबाद से संजय तिवारी की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। साबिक मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली की तबीयत में बेहतरी नहीं आ रही है, उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। अरुण जेटली एम्स के आईसीयू में दाखिल थे, लेकिन मजीद अलालत के सबब उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। सियासी लीडरान और पार्टी कारकुनान का एम्स में आमदरफ्त का सिलसिला जारी है। हरियाणा में बीजेपी की ने असेंबली इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अमित शाह ने गुज़श्ता रोज़ इंतखाबी बिगुल फूंका और हरियाणा में जन आशीर्वाद रैली का आगाज कर दिया है। बस में सवार होकर वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर सभी असेंबली हलकों का दौरा करेंगे। यात्रा के अख्ताम पर रोहतक में एक बड़ी रैली का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें वज़ीर आज़म भी शिरकत कर सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ एम्स में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था, जिसमें काफ़ी माली नुकसान बताया जा रहा है। मरकज़ी वज़ीर सेहत अश्विनी कुमार चौबे एम्स पहुंचे और उन्होंने मुआयना किया। ममलिकती वज़ीर अश्विनी चौबे ने एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गोलरिया से मिले और आतिशज़दगी में हुए नुकसानात की तफसील भी मालूम की। वाज़ेह कि पुलिस ने आतिशज़दगी के ताल्लुक से मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस आग लगने की वजूहात की तफ्तीश करेगी। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे की पुल से कार गिरने का हादसा पेश आया। बताया जा रहा है कि हादसे में 3 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 6 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया, जहां जख्मियों का इलाज चल रहा है। हादसा नॉलेज पार्क थाना इलाके का बताया जा रहा है। पंद्रह अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले की फसील से मुल्क में बढ़ती आबादी पर फिक्र का इजहार किया था। आज इसके बाद मुल्क में बढ़ती आबादी के ताल्लुक से बातें होने लगी और इस पर जुल्म ये कि उसे मजहब के आईने से देखा जाने लगा है। देखिए ये रिपोर्ट। मुल्क की बढ़ती आबादी एक लम्हे फिक्रिया है। आज़ादी के वक्त 34 करोड़ का हिंदुस्तान अब 130 करोड़ से ज्यादा हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो 2024 तक हम चीन की 1.39 मिलियन आबादी से आगे निकल जाएंगे। आबादी बढ़ाने में हिंदू हो या मुसलमान, दोनों ही तबकों ने पूरा किरदार अदा किया है। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्क में 96 करोड़ से ज्यादा हिंदू थे और 17 करोड़ से ज्यादा मुसलमान थे। लेकिन मुश्किल ये है कि इस मसले को भी मजहब के आईने से देखा जाने लगा। मुल्क में मुसलमानों की आबादी के ताल्लुक से सवाल उठाए जाते हैं। हिंदू तंजीमों की तरफ से 4 बच्चे पैदा करने की बात कही जाती है। कोशिश करना चाहिए कि प्रधानमंत्री की बात को मान के अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए
जनसंख्या कम करें। 2 बच्चे बहुत अच्छे, 2 बच्चे होंगे, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, ये नारा होना चाहिए और ये नारा तमाम भारत के जनमानस तक पहुंच के हर जगह लागू होना चाहिए। दूसरी तरफ माहिरीन ये भी कहते हैं कि अगर आबादी कंट्रोल करनी है तो माशरे को तालीम याफ्ता बनाना पड़ेगा और उनके अंदर से गरीबी को दूर करनी होगी। चाइना की आबादी हमसे ज़्यादा है, वो दुनिया की सबसे बेहतर इकानमी बन गई, इसलिए कि उन्होंने हर हाथ को रोज़गार दे दिया। काश इन्होंने हाथ को रोज़गार देने की बात की होती, ये तो रोज़गार छीनने का काम कर रहे हैं। असल बात यह है कि बच्चों की तादाद को हुब्बुल वतनी से जोड़ना जो है वो मेरा ख्याल ये है कि उन गरीबों से के साथ एक तरह मजाक है जिन्हें आपने ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें नहीं पहुंचाई हैं, और आप इसे मुसलमानों से क्यों जोड़ते हैं। सवाल ये तो हिंदुस्तानियों का मसला है। वज़ीर आज़म ने मुसलमानों को खिताब नहीं किया, उन्होंने हिंदुस्तानियों को खिताब किया है, तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आबादी को कंट्रोल करने में तालीम कितना अहम किरदार निभाता है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 1991 से 2001 के बीच मुस्लिम आबादी 29.3% की शरह से बढ़ रही थी, लेकिन उसके बाद तालीमी बेदारी के 10 सालों में आबादी बढ़ने की शरह में 5% की गिरावट आई है। 2015-16 में आया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बताता है कि 1992-93 की दिहाई में मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट 4.4, हिंदुओं का फर्टिलिटी रेट 3.3, 1998-99 में मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट कम होकर 3.6 और हिंदुओं का 2.8 हो गया, और 2015-16 में ये रेट घटकर 2.6 और हिंदुओं का 2.1। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे मुल्क में इल्म की रोशनी फैलेगी वैसे वैसे आबादी कंट्रोल होती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। नाज़रीन, उर्दू लिखने पढ़ने वालों में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने मुमताज़ अफसाना निगार, ड्रामा नवीस और मजमून निगार बेगम सालेहा आबिद हुसैन का नाम न सुना हो या पढ़ा या ना हो। आज सालेहा आबिद हुसैन का 106वां यौम पैदाइश है। पेश है खास रिपोर्ट। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। उर्दू ज़बान और अदब की अजीम शख्सियत ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के इल्मी खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाली अदीबा बेगम सालेहा आबिद हुसैन को उनके जज्बाती, इस्लाही और मुआशरती अफसानों और नावलों के लिए आज भी बड़े एहतराम से याद किया जाता है। उनकी वालिदा मुश्ताक फातिमा मौलाना हाली की नवासी थी। मुश्ताक फातिमा का निकाह ख्वाजा गुलामुस सकलैन से हुआ था। 18 अगस्त 1913 को उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम मुज़दाक फातिमा रखा गया। पानीपत में जन्म लेने वाली यही लड़की आगे चलकर सालेहा आबिद हुसैन के नाम से जहान उर्दू में मशहूर हुई। उनके 2 भाइयों ने भी अपने अपने मैदानों में बड़ी शोहरत पाई। मशहूर माहिर तालीम ख्वाजा गुलामुस सैयदैन उनके बड़े भाई थे और अदब और फिल्म की मायनाज शख्सियत ख्वाजा अहमद अब्बास उनके चचाजाद भाई थे। मुज़दाक फातिमा के घर में इल्मी व अदबी माहौल पहले से था, चुनाचे उनकी इब्तदाई तालीम घर पर ही हुई। बाद में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अदीब फाजिल और मैट्रिक के इम्तिहान पास किए। लुत्फ की बात यह है कि मुज़दाक फातिमा को अपना नाम अच्छा नहीं लगता था। स्कूल की लड़कियां उन्हें अक्सर मिस डाक कहकर छेड़ती थी, चुनाचे उन्होंने खुद ही अपने लिए सालेहा बेगम का इंतखाब कर लिया। 1933 में 20 साल की उम्र में इनकी शादी उर्दू के अदीब और जामे मिल्लत इस्लामिया की मौल्लिम डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन से हो गई और वो सालेहा बेगम से सालेहा आबिद हुसैन बन गई। शादी के बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स किया और फर्स्ट क्लास में पास हुई। 1934 में एक बच्ची की मां बनी, मगर बच्ची पैदा होने के फौरन बाद चल बसी। इस साने का सालेहा आबिद हुसैन के दिल और दिमाग पर गहरा असर पड़ा। इसी गम से उभरने के लिए उन्होंने अपने आप को लिखने लिखाने में मसरूफ कर लिया। अफसाना निगारी का उन्हें पहले ही शौक था। अब वो जमकर इस काम में लग गई। उर्दू के मारूफ रसायल में उनके अफसाने शौक से पढ़े जाने लगे और फिर उनकी नावल निगारी का सिलसिला भी शुरू हो गया। उन्होंने 8 नावल लिखे जिनमें अजरा, आतिश खामोश, राह अमल, खतरे से गहर होने तक, यादों के चिराग, अपनी अपनी सलीब, उलझी दौड़, गोरी सोए सेज पर और 7वां आंगन शामिल है।
सालिहा बेगम ने सवाने निगारी और तालीफ व तरतीब के काम भी हाथ में लिए। 2 जिल्दों में अनीस के मरसिए मुरतब किए। अल्ताफ हुसैन हाली की शख्सियत पर एक अहम किताब लिखी। अपना यूरोप का सफरनामा लिखा। करबला की खवातीन पर एक उम्दा किताब तहरीर की और बच्चों के लिए बहुत सी अच्छी अच्छी किताबें लिखी। इनके अफसानों के मजमूए नरास में आस, दर्द व दरमा, 3 चेहरे, 3 आवाजें, साज हस्ती और टोंगे के नाम से शाये हुए। ड्रामों में वो बचपन से ही दिलचस्पी लेती थी, चुनाचे कई ड्रामे भी लिखे जो नक्शे अव्वल के नाम से शाया हुए। अपनी जिंदगी में सालिहा आबिद हुसैन ने 50 से ज्यादा किताबें लिखी। इन वसी तर अदबी खिदमात के पेश नजर उन्हें न सिर्फ पद्मश्री का एजाज दिया गया बल्कि गालिब अवार्ड, बहादुर शाह जफर अवार्ड और सरस्वती सम्मान जैसे एजाज भी पेश किए गए। वो एक मुखलिस और इंतहाई दर्दमंद खातून थी। खुद कई जिस्मानी तकलीफों में मुब्तला थी। एक गुर्दा खराब होने की वजह से निकाल दिया गया था और सिर्फ एक गुर्दे से ही जी रही थी। बाद में तनफुस का आर्जा हो गया था। आए दिन बीमार रहती थी। इसके बावजूद दूसरों की खिदमत में लगी रहती थी और तसनीफी और तख्लीकी काम भी जारी रखती थी। 8 जनवरी 1988 को दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल थी कि अचानक दिल का दौरा पड़ा और इंतकाल कर गई। उनके इंतकाल से उर्दू जबान अपनी मुखलिस तरीन खादिमा से महरूम हो गई और उर्दू अदब में खवातीन की फिक्शन निगारी का एक अहम दौर खत्म हो गया, जिसे एक तरह से बेगम सालिहा आबिद हुसैन का दौर भी कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।